3 दिन का अधिवेशन और भविष्य की रणनीति के बीच में जो रहा है उस पर नियम है, नीति है, निर्धारण है, नेतृत्व है और हां, निसंदेह बड़े माइलस्टोन है। मतलब नियम जो भी बने वो सब पर समान रूप से लागू हो, नीति पर कोई मतभेद ना हो, नियम और नीति के निर्धारण की व्यवस्था ऐसी हो कि परिणाम तक बदलाव ना हो और नेतृत्व पर निसंदेह विश्वास हो। क्या वाकई में जिस मंथन के बाद अमृत की बात की जा रही है वो मिल पाएगा? हालांकि हम इस मंथन के बाद अमृत की उम्मीद कम ही करते हैं, क्योंकि सियासत में कोई अमर नहीं हो सकता। तो बात संजीवनी की करते हैं। क्या वो संजीवनी मिल पाएगी जिसके जरिए धरातल पर पहुंची कांग्रेस फिर से मजबूती के साथ खड़ी हो पाए? 2 दिन में कुछ बड़े फैसले हुए। महिला, ओबीसी, एससी, एसटी की भागीदारी 50% तक करने की बात हुई। महागठबंधन की बात हुई। सोनिया गांधी के अगला चुनाव न लड़ने की बात हुई। बात को सियासी संन्यास तक हुई, लेकिन कुमारी शैलजा ने कहा कि ऐसा नहीं है, तो मान लेते हैं। तो वहीं सोनिया गांधी ने इशारों में कांग्रेस को कहा कि मान लीजिए अब राहुल गांधी ही मेरी सियासत के वारिस है। तो क्या फिर से कमान राहुल के हाथों में होगी? सवाल यह भी कि क्या मंथन में अलग अलग राज्यों में गुटों में बटी कांग्रेस की एकजुटता का फॉर्मूला निकल पाएगा? और अभी तो उदयपुर डिक्लेरेशन के कई बिंदु हैं जिन पर काम होना बाकी है, तो फिर रायपुर डिक्लेरेशन की डेडलाइन क्या होगी? बात इस मुद्दे पर कि सियासत वर्सेस संन्यास के बीच में कांग्रेस कहां खड़ी है। Our victories in 2004 and 2009, along with the able leadership of Dr. Manmohan Singh ji, gratifies me most is that my innings could conclude with the Bharat Jodo Yatra. तो सियासत वर्सेस संन्यास के बीच में संकेत बहुत हैं। इन संकेतों को पढ़ने की जरूरत है और इन्हीं को आप तक समझाने के लिए हम शनिवार को एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी, हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जामिनी जी, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक बंसल जी भी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, वो भी जुड़े हुए हैं। विवेक बंसल जी, शुरुआत आपके साथ ही सर। 2 दिन हो गए सर, जोश नजर आ रहा है और क्या जो बदलाव हो रहे हैं वो बदलाव इतने मुखर हैं कि 2024 में सामना किया जा सके और 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से लड़ा जा सके। देखिए, जो संशोधन हुए हैं, जो पारित आज हुए हैं राजनीतिक जो रेजोल्यूशन है जी, वो अपने आप में उनके बहुत दूरगामी सकारात्मक परिणाम होंगे और उसको लेके हम लोग बहुत आशान्वित हैं जी। जिस तरीके से युवा वर्ग को भी तरजीह दी गई है, जिस तरीके से दलित, अल्पसंख्यक महिलाओं को प्राथमिकता की और 50% आरक्षण की बात की गई है, वो पार्टी का संकल्प भी दोहराता है और इस देश की जो कहा जाए कि सांख्यिक जो पृष्ठभूमि है उसको भी दर्शाता है, जहां भारत एक बहुत ही सबसे ज़्यादा एक युवा देश है। तो युवाओं की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं पार्टी से स्वाभाविक है और उनको समायोजित भी करना अनिवार्य हो जाता है। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग बड़े, और देखिए हमारी तरफ से तो जहां जो कदम उठाए गए हैं, भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की जो हुई, जिसको लेके विपक्ष में तमाम संशय था, आशंकाएं थी और उन्होंने उसको जो असंभव था उसको संभव करके दिखाया। तो ये अभी तो असंभव ये है कि 2024 में जीता जाए। क्या जिस दूरगामी परिणाम की बात करें वो दूरगामी परिणाम 2024 ही है या 2029 है? और दूसरा सवाल सर ये कि 50% आरक्षण जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये संगठन में है या टिकटों के अंदर है? अगर टिकटों के अंदर है तो वर्तमान स्थिति में जरूरत किसकी है, टिकाऊ की या जिताऊ की? देखिए दोनों चीज़ों की है।
इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ वही केंद्र बिंदु रहेंगे या धुरी के केंद्र रहेंगे जी। उसमें जो सबसे बड़ा सब चीज़ों का समायोजन जब होता है तभी पार्टी का चयन, पार्टी के प्रत्याशी का चयन होता है। तो आपने मेरी बात को, मैं ज़रा जो उस बात पे जो आ रहा था, जो दूरगामी परिणाम से मेरा मतलब 10 साल पश्चात नहीं है जी। मैं जब बात आपसे परिणाम की बात कर रहा हूँ वो 24 भी है और उसके पश्चात भी आपको बहुत, उसके 24 तो बहुत अच्छा दिखेगा ही दिखेगा। और उसके भी कारण है, जहां पार्टी ने आज राहुल जी को लेके हमारे जो युवा कार्यकर्ता है बहुत विश्वास और बहुत आशान्वित है, उसके साथ साथ जिस तरीके से आज जो सत्तारूढ़ दल है वो लोकतांत्रिक मान मर्यादाओं को उनके दिमाग में बहुत, भारत जोड़ो यात्रा को लेके एक, जिसे कहते हैं कि एक भय व्याप्त है, और भय व्याप्त का एक जीता जागता नमूना वो इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं जो किसी स्वस्थ लोकतंत्र में होते नहीं हैं जी। क्या आप इसको स्वीकृति करते हैं या संतुति करते हैं कि जिस तरीके से पवन खेड़ा जी के साथ जो हुआ एक सामान्य और स्वस्थ लोकतंत्र में का क्या वो परिचायक था? बिल्कुल विवेक जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ सवाल तो फिर जनता ये भी पूछ रही है सर कि राहुल गांधी जी राजस्थान के अलवर से एक नारा देते हैं कि मैं मोहब्बत की दुकानें खोलने चला हूं, और एयरपोर्ट पर नारे लगते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तो ये तो राहुल गांधी जी जो संदेश दे रहे थे उसके विपरीत था। बहरहाल सर, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा पर हम नहीं कर रहे हैं, हम अधिवेशन पर बातचीत कर रहे हैं। मेरा सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि 2024 तक परिणाम आएंगे सर। दो सवाल, पहला तो ये देखिए, मैंने तो सुना है कि सिर्फ 100 ही सीटों के लिए टारगेट किया जा रहा है कि कम से कम 2024 में उन 100 सीटों को ढूंढ लिया जाए जहां हम जीत सके। अच्छा, दूसरा ये कि सोनिया गांधी जी कह रही हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो राहुल गांधी अगर उनके वारिस के तौर पर हैं तो वो रायबरेली से लड़ेंगे, अमेठी से लड़ेंगे, वायनाड से लड़ेंगे, वो कहां से चुनाव लड़ेंगे सर? देखिए, पहले तो अभी आदरणीय पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कोई स्पष्टता से बात नहीं की है जी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, और वो सब आशंकाएं हैं। जब वो होगा तो आपने आदरणीय राहुल जी का नाम लिया, बहुत अच्छी बात है। तो प्रियंका जी गांधी जी भी तो चुनाव लड़ने, वो उनके चुनाव का संचालन तो मुख्य रूप से प्रियंका जी करती थी, तो उनका भी नाम आपको लेना चाहिए। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा वो संशय नहीं है इन बातों को लेके। और हम लोग, मैंने नाम बस इसलिए नहीं लिया क्योंकि सोनिया गांधी जी ने नाम नहीं लिया। जो भी होंगी, अब वो किसको वारिस चुनेंगी ये अधिकार उनका है, उन्होंने राहुल गांधी जी का नाम लिया। नहीं, राहुल जी तो है ही हैं। राहुल जी तो स्पष्ट रूप से हमारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। आज जो इससे भारत जोड़ो यात्रा की धुरी कौन थे? राहुल जी के ऊपर थी ना। राहुल जी ने जो किया, तो राहुल जी तो हमारे सर्वमान्य नेता हैं ही हैं। पर लेकिन जहां तक वो उनकी जो सीट की बात है, लोकसभा सीट की, तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा एक संभावना वो भी हो सकती है। ठीक है, मैं आपने चूंकि कहा कि इतने चुनाव में कहां से लड़ेंगे, पैनलिस्ट हैं उनको भी एक बार मैं ऐड ऑन कर लूं प्रोग्राम के अंदर। मिथिलेश जैमिनी जी, विवेक बंसल जी काफी सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की रीति नीति को समझते हैं। क्या वाकई में वो रीति नीति इस अधिवेशन के जरिए बाहर आ पाएगी, कार्यकर्ताओं तक स्पष्ट आ पाएगी, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा? देखिए विजेंद्र जी, ये बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि 2007 में अंबिका सोनी के अंडर में एक कमेटी बनी थी और उसके जो रेजुलेशन थे, जो रिफॉर्म थे, वो 2010 में लागू हुए थे। ऐसे ही उदयपुर का जो चिंतन शिविर था उसका आज तक नहीं लगे। उसमें एक परिवार को एक टिकट, वो कह रहे हैं ये संविधान का पार्ट नहीं, नीति का पार्ट है। तो कांग्रेस में आज ऐसे ही कहा कि एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक, कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां एक ही जाति का बाहुल्य है। जैसे बीकानेर में ओबीसी में जाएंगे तो आपको जाट कम्युनिटी मिलेगी, तो आप क्या एक ही कम्युनिटी को रखेंगे? तो नीड और मेरिट, उसके अकॉर्डिंग कई चीजें रिफॉर्म होने की जरूरत है। एक और हवा चल रही है वहां कि अब शराब नहीं पिएंगे, नशा नहीं करेंगे। तो जो सियासत है वो हल्के स्तर पर नहीं जाए। जो 85वें जो अधिवेशन है, राष्ट्रीय अधिवेशन, उसमें 85 संशोधन हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, वो 50 के पार के हैं या 50 से कम के हैं, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन अगर उन्हें इस कारण कि वो एसटी, एससी, ओबीसी के नहीं है, आपने उनको बना दिया और उन्होंने काम नहीं किया,
और जो कांग्रेस की रीति नीति में विश्वास करते हैं उन्हें पद नहीं दिया गया, क्योंकि बिना पद के कोई आदमी काम नहीं करेगा। तो ये जो जितने भी संशोधन है, इन्हें जब ग्राउंड लेवल पर उतारेंगे तो बहुत टफ होगा। उधर आज एक कोइंसिडेंस देखने को मिला कि बिहार की धरती से भी मोदी को ललकारा गया और जो रायपुर की धरती से भी मोदी को चैलेंज देने की बात की गई। लेकिन कहीं न कहीं जो विपक्ष का बिखराव है, जो लालू यादव ने कहा कि हम कांग्रेस के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। अब कांग्रेस ने आज जो सोनिया गांधी जी ने कहा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं बनेंगी, आज इससे तो तय हो चुका कि उस रेस से बाहर हो गई है। और राहुल गांधी जी पहले भरी सर्दी में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, अब जून में शुरू करने वाले हैं। उस यात्रा से क्या रिजल्ट आया, क्या आउटपुट आया, कितना यूथ रिचार्ज हुआ, वो तमाम 2023 के चुनाव में आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 9 राज्यों में चुनाव होना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो अब सवाल ही नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी बन गए हैं, लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि राजनीति में कोई उम्र नहीं होती। यूपीए चेयरमैन की बात आप कर सकते हैं, चेयरपर्सन की आप बात कर सकते हैं, चेयरपर्सन की आप बात कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये एक मैसेज है। सोनिया गांधी जी ने आज अपना भावुक जो बयान दिया, और जिसमें उन्होंने 2004, 2009 और मनमोहन सिंह की नीतियां और कांग्रेस की रीति नीति को समझाते हुए त्याग की बात की। उस त्याग की बात को कांग्रेस के बुजुर्ग नेता मानते हैं। आशीष जी आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल मेरे ज़हन में, विवेक बंसल जी, ये सवाल आपसे है सर। सोनिया गांधी जी ने स्पष्ट संदेश दिया कि भाई पदों के साथ बंधकर मत रहिए, यह इशारा किस तरफ था सर, और किसकी तरफ था? ये सभी लोगों की तरफ था। कार्यकर्ता नेता जो सिर्फ पदों के बिना उन्हें ये लगता है पद को लेके बहुत आतुर रहते हैं, और जो कार्य जो राजनेता को करना चाहिए, समाज सेवा हो, जनता की सेवा हो, उससे विमुख हो जाते हैं। तो उसको उसमें तो सर ऐसे नेताओं की लिस्ट तो होगी, तभी तो उनको पॉइंट आउट किया गया, तो सीधा कार्रवाई कर लीजिए उन पर। जी हाँ, नहीं तो वो करेंगी। देखिए, ये सब आपके कहने से थोड़ी ना करेंगी। जो बिल्कुल नहीं होगा, पुनर्गठन होगा, उसमें जो जहां जो शिथिलता, हाँ बिल्कुल तो होगा, तो उसमें उसी के अनुरूप करेंगे। जो हमारे हाईकमान कहिए या शीर्ष नेतृत्व का आकलन रहेगा, विश्लेषण रहेगा शीर्ष नेताओं के बारे में, तो जो जिनको जिम्मेदारी और दायित्व दिए गए उसके अनुरूप कार्रवाई होगी, उसके अनुरूप जो उनको दायित्व दिया जाएगा। एक और सवाल आपसे, 2023 के विधानसभा चुनाव को लीड कौन करेगा? 2024 के चुनाव को कांग्रेस की तरफ से लीड कौन कर रहा है, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे? देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं वो स्वाभाविक है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, वो पूरी रणनीति तैयार करना हो तो वो उनके नेतृत्व में होगा। स्वाभाविक है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसके नेतृत्व में चुनाव। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कहते हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक बेहतरीन काम कर रही है कांग्रेस। नहीं, तो ऐसा उन्होंने कौन सा बयान दिया? उन्होंने ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। आशीष जी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, कांग्रेस एक और अधिवेशन के जरिए खुद को एकजुट कर रही है सर, और जब कोई पार्टी जमीन तक पहुंच जाए तो मान लीजिए वहां से अंकुरित होकर बढ़ना शुरू करती है, और जब बढ़ेगी तो किसी को काटेगी भी। क्या बीजेपी इसके लिए तैयार है? देखिए विजेंद्र, लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को अपने कार्यक्रम का, अपनी पार्टी को बढ़ाने का अधिकार रहता है जी। कांग्रेस को कैसे बढ़ाना है, कैसे गढ़ना है, इसका विषय है। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेंथ पर वर्क करती है। हमारे विचार है, हमारे पास एक कैडर है, हमारे पास लोकप्रिय नेतृत्व है, हमारे पास परिश्रमी कार्यकर्ताओं की फौज है। लेकिन आशीष जी, कांग्रेस ये कह रही है कि ये सब चीज तो इतर, अब बीजेपी के पास सरकारी एजेंसियां हैं, जहां जहां कांग्रेस मजबूत होगी कार्यकर्ता तो बाद में आएगा, एजेंसियां पहले पहुंच जाएगी। तो ये बताइए, इस अधिवेशन के बाद क्या व्यापक स्तर पर और कार्रवाइयां होनी बाकी हैं? देखिए विजेंद्र जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि 2014 में के बाद जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है जी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2 लगातार आम चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, और इन दोनों ही चुनावों में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल का भी दर्जा नहीं हासिल कर पा रही है जी। ये जो इलेक्शन डिफीट है उसको लेकर के ये बार बार सरकारी एजेंसियों पे दुरुपयोग की बात करते हैं। दौर में तो बीजेपी भी एक दौर में 2 ही सांसदों के साथ लोकसभा में थी। मैं वही तो कह रहा हूं कि जमीन से कांग्रेस वापस अंकुरित हो रही है।
अरे होने दीजिए ना, लोकतंत्र में सबको बढ़ने का अधिकार है। जी। आप देखिए, सबको बढ़ने का अधिकार है। लेकिन विजेंद्र जी, मेरे सवाल पर नहीं आए सर। मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस अब ये कह रही है कार्यकर्ता बहुत पीछे छूट गई, एजेंसियां बहुत आगे आ गई हैं, क्या नहीं, नहीं, इस्तेमाल और देखिए- होगा? देखिए विजेंद्र जी, कहीं किसी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। देश में एक संविधान है, देश में जी। कानून है, देश में स्वायत्त एजेंसियां हैं, जी। वो अपने स्तर पर कार्य कर रही हैं। चलिए और सर, सच बताइएगा, पिछले पकड़ा 8 साल में बीजेपी के 5 नेता गिनाइए जिनके ऊपर ईडी इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई हो, 5 गिनाइए। और फिर मैं वो विजेंद्र 5 जी- गिनाऊंगा जिन पर कार्रवाई हुई और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। विजेंद्र जी, मैं आपकी बात का बहुत अच्छे से जवाब देता हूँ। विजेंद्र जी, दीजिए सर। 2004 से 14 के बीच में कांग्रेस की सरकार थी। आप मुझे 5 नेताओं के नाम बताइए बीजेपी के जिस पे सरकार ने कार्रवाई की। नहीं की। अगर कोई भ्रष्टाचार कर नहीं रहा है, किसी घर पे काला धन नहीं पड़ा है, तो आप पकड़े हैं कहां से? 2004 से 14 के बीच में भी कांग्रेस नेताओं को ही पकड़ा गया था। सुरेश कलमाड़ी जी की बात कर लें, चाहे टी राजा की बात कर लें, जी। चाहे तमाम ऐसे नेता हैं ये जिनको बताइए, महाराष्ट्र के अंदर जिनके साथ सुबह 5 बजे शपथ ली गई थी, 2 दिन पहले उनके ऊपर एलिगेशन क्या थे और शपथ लेने के बाद क्या रहा? जी विजेंद्र जी, ये अक्सर डिबेटों में एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ले लेती है तो क्या वो वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं? अब मुझे बताइए आपकी ये जो नेताओं के नाम देती है कि कांग्रेस के साहब ये भ्रष्ट थे, अरे आपके संगठन में बरसों से थे, आपने एक को भी निकाला क्या भ्रष्टाचार के कारण? जी। बताइए आप, चाहे हिम्मत बिस्वा शर्मा की बात कर लीजिए, चाहे ज्योतिरादित्य की बात कर लीजिए, चाहे अमरिंदर सिंह की बात कर लीजिए, सुनील जाखड़ जी की बात कर लीजिए, ये सब आपकी पार्टी में रहे हैं और स्वेच्छा से पार्टी को छोड़ के गए हैं। जी सर, ऐसे तो बीजेपी में भी बहुत हैं जो आज की तारीख में कांग्रेस के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन विवेक बंसल जी, सर फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि एक और सवाल उठा। राजस्थान के अंदर, उदयपुर के अंदर अधिवेशन हुआ, डिक्लेरेशन तैयार हुआ, एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत हुआ। सर कांग्रेस के अंदर भी आवाज उठ रही है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वही एक व्यक्ति 2 पद के साथ है। देखिए, वो जहाँ तक बात है उस पर भी फैसला होगा जल्दी, उस पर संभावना है, उसका भी मंथन उस पर हो रहा है, तो उसको लेके कोई बहुत ऐसा चिंतन का विषय नहीं है कि वो कोई विरोधाभास है। वो उन सब चीज़ों पर निर्णय लिए जा रहे हैं। निर्णय लेने में कभी कभी समय लगता है, पार्टी के सामने बहुत से जो हैं जो असमंजस होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी मैंने अपने इंट्रो में एक शब्द इस्तेमाल किया था कि डिक्लेरेशन को लागू करने की डेडलाइन क्या होगी। तो बताइए ना सर, जो रायपुर का अधिवेशन है और इसका जो डिक्लेरेशन, जो 85 संशोधन, उसकी क्या होगी? देखिए, वो सब आपको धीरे धीरे देखने, शने शने देखने को आपको मिलेगा और आप खुद इस बात का एहसास करेंगे और स्वीकार करेंगे कि पार्टी जो है बहुत गंभीरता से, पार्टी ने जो संशोधन पारित किया है, जो एक महत्वपूर्ण 85वें अखिल भारतीय अधिवेशन में, उसको लेके पार्टी बहुत गंभीर और पूरी निष्ठा के साथ, पूरी तन्मयता के साथ उसका अनुपालन करने का प्रयास कर रही है। सर एक लाइन में और जवाब चाहूंगा, जहां जिस धरती पर है वहां भी कांग्रेस में कई गुट हैं और जिस धरती से मैं सवाल कर रहा हूं यहां भी कांग्रेस में कई गुट हैं। इस अधिवेशन के जरिए वो फॉर्मूला निकल पाएगा जिससे सब एकजुट हों। देखिए, जहां तक आपने जो गुट की बात की, ये तो पार्टी की जिसे कहते हैं ना गति को दर्शाता है। जिस भी राजनीतिक दल में, आप किस राजनीतिक दल में घटक नहीं है, आप अपने जहाँ के आपने बात की कि कांग्रेस में है, क्या भारतीय जनता पार्टी में वहाँ घटक नहीं है? यकीनन है, तो लेकिन सवाल ये है कि जब चुनाव होता है, पंजाब के अंदर देखा कि इसी गुटों की गति ने कैसे कांग्रेस की दुर्गति की है। मंथन की जरूरत तो है सर। देखिए आपने पंजाब का जरूर मिथिलेश जामिनी जी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी तक ये हुआ करता था कांग्रेस में कि भाई हर राज्य के अंदर 2 या 3 गुट रखे जाते थे ताकि दिल्ली की पहुंच तक चीजें पहुंचे और दिल्ली एक फैसला लेने की स्थिति में आए। लेकिन अब वही गुट परेशानी पैदा कर रहे हैं और कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस डिक्लेरेशन के जरिए उस पर एक पूरा फोकस किया जाएगा? देखिए विजेंद्र जी, हमारे मारवाड़ में, राजस्थान में कहावत है कि हर घर में एक मुखिया होता था पहले, और वो खकारा करता था तो पूरे घर में शांति हो जाती थी। अब वो खकारा करने वाला कांग्रेस में कोई बचा नहीं है। आप 25 सितंबर से लेकर तमाम घटनाएं, केसी वेणुगोपाल, खड़गे जी, माकन जी, ये जोड़ के देख लीजिए तो कांग्रेस में सबसे बड़ी कमजोरी है ये जो अभी बंसल साहब कह रहे थे कि हर पार्टी के दल में घटक होना चाहिए, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जिसके कहने के बाद पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाए। वो कांग्रेस में नहीं है।
उसके बाद भी बयानबाजी होती है केसी वेणुगोपाल की। आप एआईसीसी की 75 लोगों की सूची जारी करते हैं, खिलाड़ी बहरवा फोन करते हैं मेरा नाम नहीं है, केसी वेणुगोपाल जी 76वां उनका नाम जोड़ देते हैं। इससे यह लगता है कि कांग्रेस खुद असमंजस की स्थिति में है, एक क्लियर उनका माइंडसेट नहीं है और इसी से कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं है। वो कार्यकर्ता ही सरकार की नीतियों को, अभी बजट में गहलोत साहब ने बहुत अच्छी घोषणाएं कर दी, लेकिन वो कार्यकर्ता डिमोरलाइज है, उसको पता नहीं है कि पायलट साहब का क्या होगा, पायलट साहब से मिल लिया तो मेरा क्या होगा, गहलोत जी से मिल लिया कर पायलट जी बन गए तो मेरा क्या होगा। ये जो कंफ्यूजन है वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं डिप्रेशन में ले जा रहा है और उसी का फायदा बीजेपी उठा रही राजस्थान में। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक जी, आपका भी शुक्रिया। आशीष जी माफी चाहूंगा, कम वक्त आपको दिया, लेकिन यह मुद्दा कांग्रेस के अधिवेशन का था सर। शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सियासत वर्सेस संन्यास के बीच में संदेह जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, अगर वो संदेह निसंदेह में कांग्रेस में बदल गया तो फिर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका के लिए कांग्रेस तैयार हो जाएगी। नमस्कार। Our victories in 2004 and 2009, along with the able leadership of Dr. Manmohan Singh ji, gratifies me most is that my innings could conclude with the Bharat Joro Yatra.